नमस्ते। आज मैं आपको हाइपोथायरायडिज्म के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं डॉक्टर जाकिर, ईएनटी सर्जन। ये थायराइड ग्लैंड जो है, जो थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। थायराइड हार्मोन्स मतलब T3 एंड T4। ये जो ग्लैंड जो है गले में, ये मिड पॉइंट में, ये साइड में, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, ये थायराइड हार्मोन्स बनाता है T3 T4। ये थायराइड हार्मोन जो T3 T4 है, इसका कंट्रोल ब्रेन से होता है। ब्रेन में दो डिफरेंट लेवल में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो जब भी खून में थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम है, वो टाइम में TSH का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। वो जाके थायराइड हार्मोन्स को इनिशिएट करेगा ज्यादा थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए। जब खून में T3 T4 का ब्लड लेवल नॉर्मल हो जाता है, एक नेगेटिव फीडबैक आके TSH का प्रोडक्शन कंट्रोल करके थायराइड हार्मोन का लेवल भी नॉर्मल स्टेडी लेवल लेके आएगा। मतलब T3 T4 थायराइड हार्मोन का कंट्रोल TSH के हाथ में है। जब भी T3 T4 कम है, वो कंडीशन है हाइपोथायरायडिज्म, और जब भी T3 T4 थायराइड हार्मोन लेवल ज्यादा है, वो है हाइपरथायरायडिज्म। अभी ये जो थायराइड हार्मोन्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत सारा फंक्शंस है। जितना इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मैं आपको बताऊंगा। जिसम में जो भी सेल है, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है और हीट प्रोडक्शन होता है। इसके लिए बहुत सारा केमिकल चेंजेस होने के बाद ही हीट प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो ये केमिकल चेंजेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होने के लिए थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल होना मस्ट है। तो थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा और बंदा वीक रहेगा। और दूसरा एक एक करके फंक्शंस बताऊंगा। ब्रेन का, बॉडी का जिस्म नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए, ब्रेन का ग्रोथ के लिए चाहिए, स्पेशली बच्चों में। जब भी बच्चा यूट्रस में है तब भी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बड़े लोग के लिए, नॉर्मल बंदे के लिए ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन के लिए चाहिए, मेमोरी के लिए चाहिए, नॉर्मल स्लीप के लिए चाहिए, कॉग्निटिव फंक्शन, ये सब मिला के बोल रहा हूं। तो थायराइड नॉर्मल लेवल नॉर्मल होना मस्ट है। और हार्ट का नॉर्मल फंक्शन के लिए हार्ट रेट जो है 70 to 80 पर मिनट, ये नॉर्मल बीट जो कंट्रोल, इसका एक कंट्रोल थायराइड भी। और हार्ट का मसल्स नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और हार्ट से जो भी ब्लड वेसल्स बाहर जाता है, आर्टरीज जो कहते हैं, उसका नॉर्मल टोन के लिए भी थायराइड हार्मोन का फंक्शन नॉर्मल रहना मस्ट है। और स्किन का ब्लड सप्लाई नॉर्मल रहने के लिए थायराइड लेवल नॉर्मल होना चाहिए। थायराइड लेवल नॉर्मल नहीं है तो स्किन का ब्लड लेवल कम हो जाता है, वहां से ब्लड डाइवर्ट होके और कहीं चला जाता है। तो स्किन एंड स्किन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, जो नेल्स है, हेयर है, इसमें सब असर करने का चांसेस है। और बोन्स का नॉर्मल टर्नओवर, कितना कैल्शियम चढ़ना चाहिए, कितना निकलना चाहिए, कितना मैच्योरेशन होना चाहिए बोन का स्ट्रेंथ के लिए, इसके लिए सब थायराइड हार्मोन का हाथ है। और साथ साथ में नॉर्मल इंटेस्टाइन का मोटिलिटी के लिए चाहिए, और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से होता है, बट थायराइड हार्मोन सेक्सुअल हार्मोन्स को नॉर्मली मेंटेन करने के लिए और मदद भी करता है। तो उसका नॉर्मल फंक्शन के लिए थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल रहना मस्ट है। और मसल का डेवलपमेंट, मसल का नॉर्मल वर्किंग, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए सब थायराइड हार्मोन मस्ट है। अभी पहले जैसा मैं बताया था कि जब भी थायराइड हार्मोन लेवल कम है, वो है हाइपोथायरायडिज्म। तो हाइपोथायरायडिज्म का रीजन, जो थायराइड हार्मोन्स कम है, उसका रीजन थायराइड में हो सकता है, नहीं तो ब्रेन में ये जो दो लेवल है, पिट्यूटरी में हो सकता है, नहीं तो उसके ऊपर हाइपोथैलेमस में हो सकता है।
ये जो वीडियो है, जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, डिटेल में समझा रहा हूं, वो हाइपोथायराइडिज्म, जो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में मैं बात कर रहा हूं। बट आपको समझना चाहिए, हाइपोथायराइडिज्म प्राइमरी हो सकता है जहां रीजन थायराइड ग्लैंड में है, सेकेंडरी हो सकता है रीजन पिट्यूटरी में है, टर्शियरी हो सकता है जो भी रीजन है थायराइड हार्मोन कम होने का रीजन हाइपोथैलेमस में है। तो थायराइड में कम हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों? क्योंकि डाइट में जो खा रहे हैं वो डाइट में आयोडीन कम है, वो एक रीजन हुआ। और ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, इसमें हैशिमोटोस थायराइडाइटिस है, डिक्यूरवैंस थायराइडाइटिस हो सकता है, नहीं तो पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, रेडियस थायराइडाइटिस, ये सब शुरुआत में हाइपर रहेगा और लेट स्टेज में हाइपो बन जाता है। तो ये भी एक रीजन है। और कुछ भी रीजन से थायराइड ग्लैंड निकालना पड़ा, नहीं तो उसको जलाना पड़ा, ऐसा है तो जो भी थायराइड बचा कम है, तो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन भी कम ही रहेगा। अभी सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म, इसका रीजन इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें ब्लड लॉस हो सकता है, नहीं तो ब्रेन का ट्यूमर हो सकता है। यह है हाइपोथायराइडिज्म का फीचर्स। अभी हम पेशेंट का कंप्लेन देखेंगे। एक ही चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि हाइपोथायराइडिज्म का क्या क्या कंप्लेन्स हो सकता है। तो पेशेंट बोलेंगे कि हेयर लॉस है, बाल ज्यादा झड़ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, हेयर बहुत थिन है, ठंड संभाल नहीं पा रहे हैं, और उनका मूड ठीक नहीं रहता, कभी कभी डिप्रेशन पे चला जाता है, मूड स्विंग रहता है, और फीमेल्स में पीरियड्स नॉर्मल नहीं रहता, स्किन नॉर्मल रहता, ड्राई रहता है, और इचिंग ज्यादा रहता है, खुजली ज्यादा रहता है, छोटा छोटा फ्लेक्स जैसा रहेगा और स्किन मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, और उनका हार्ट रेट कम रहेगा यूजुअली, मैं वो फाइंडिंग्स में बताऊंगा, और उनका मोशन नॉर्मल नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, और वेट गेन रहेगा, पाँव में सूजन रहेगा, फेस राउंड रहेगा, या आईब्रोज का बाहर का तरफ का हेयर लॉस रहेगा। और इसका सब रीजन जो है, ये थायराइड ग्लैंड है, हाइपोथायराइडिज्म में वो जो बड़ा रहेगा, गॉइटर बोलते हैं उसको। अभी इसका एक एक का रीजन मैं बताऊंगा आपको क्यों ऐसा हो रहा है। अभी कोल्ड इंटॉलरेंस, तो जिस्म में मेटाबॉलिज्म कम चल रहा है, तो एनर्जी प्रोडक्शन कम है, एनर्जी के पास साथ में हीट प्रोडक्शन भी होता है, तो कम हो रहा है, हीट प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो पेशेंट को कोल्ड इंटॉलरेंस जरूर आएगा। नेक्स्ट है पेशेंट का एपेटाइट, वो ज्यादा खाने के लिए पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है, एनर्जी प्रोडक्शन कम है, क्योंकि उसको एनर्जी कम है तो टायर्ड ही रहेगा वो। और कॉन्स्टिपेशन इसलिए है, मोशन ज्यादा नहीं जा रहा है कि बॉडी के अंदर जिस्म में जो इंटेस्टाइन में पानी है वो अंदर चूस लेगा, तो मोशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, वो सोडियम भी चूस लेगा। और थायराइड ग्लैंड बड़ा है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स कम है, तो ब्रेन से सिग्नल कंटिन्यूस आ रहा है, ये बोल के थायराइड ग्लैंड तू बना, थायराइड हार्मोन जितना बना सकते है तू बना। बट थायराइड ग्लैंड को आयोडीन तो नहीं है, तो बना नहीं सकता वो, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ा रहेगा साइज में। और हाइपोथायराइडिज्म स्टेज में नींद कम रहेगा। ये नींद जो है दो स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, एनआरईएम, आरईएम। और ये एनआरईएम जो है इसमें 3 स्टेज है, 1 2 3 बोल के। जिस बंदा 3rd स्टेज में ठीक टाइम पे इतना ड्यूरेशन, समझो एक 45 to 1 आवर ठीक से 3rd स्टेज में सो रहा है, उसको कंप्लीट नींद मिल जाएगा, वो फ्रेश होकर उठेगा। बट ये हाइपोथायराइडिज्म स्टेज में पेशेंट ये 3rd स्टेज और आरईएम स्लीप में कंप्लीटली वो नहीं रहेगा, शॉर्ट टाइम 15 मिनट 20 मिनट रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज चला जाएगा, तो उसका नींद कंप्लीट नहीं रहेगा, कम रहेगा। और उसके बालों का चेंजेस जो मैंने बताया क्यों हो रहा है, इसके लिए बालों का नॉर्मल डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। अब बाल जो है उसका ग्रोथ जो देखेंगे, अर्ली स्टेज है या लेट स्टेज है, अर्ली एक्टिव स्टेज जहां बाल बनता है, और अर्ली स्टेज लेट स्टेज में बाल झड़ जाता है। दोनों के लिए थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल होना मस्ट है। जब कम हो जाता है अर्ली स्टेज में, जो बाल आएगा वीक रहेगा और थिन रहेगा, लेट स्टेज में भी कम है इसलिए जल्दी झड़ जाता है। अर्ली स्टेज में भी असर हो गया, लेट स्टेज में असर हो गया, तो नॉर्मल जब ग्रोथ हेयर ग्रोथ होगा तभी उसमें कालागी आएगा।
जब दोनों स्टेज वीक है तो कालागी नहीं आएगा, तो हेयर ग्रे हो जाएगा। ये है इसका रीजंस। अभी नेक्स्ट देखेंगे पेशेंट को। जो पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म में है उनका पीरियड्स नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि एक, थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल नहीं है। दो, प्रोलैक्टिन बोल के एक हार्मोन ब्रेन से सेक्रेट हो रहा है। तीन, पीरियड्स के लिए मेनली ईस्ट्रोजन चाहिए। ईस्ट्रोजन का कंट्रोल थायराइड भी करता है, तो थायराइड तो नहीं है इसलिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेस्ट से थोड़ा दूध निकल सकता है। ये कब नॉर्मली होता है? मां में होता है, डिलीवरी के बाद बच्चों को फीड करने के लिए। हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट को बिना डिलीवरी, बिना बच्चे नहीं है, नॉर्मल है पेशेंट, ए टाइम में भी थोड़ा मिल्क प्रोडक्शन ब्रेस्ट में से हो सकता है। क्यों? क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में ब्रेन से प्रोलैक्टिन बोल के एक हार्मोन सेक्रेट होता है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, इसलिए। अभी मसल का पेन, क्योंकि मसल में पेन है, जॉइंट में पेन है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है, टर्नओवर कम है, एनर्जी प्रोडक्शन कम है, इसलिए। नेक्स्ट है कि नमनेस, हाथ में दोनों साइड में नमनेस रहेगा, और जो चीज लेंगे वो नीचे डालने के भी चांसेस है, इसलिए क्योंकि जिस ऐसा पेशेंट में, हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में वजन बढ़ जाता है। जब वजन बढ़ जाता है तो इधर प्रेस करेगा, नर्व को प्रेस करेगा, और कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। जब नर्व प्रेस करेगा, इधर नमनेस भी होगा और हाथ का स्ट्रेंथ कम रहेगा, कुछ होल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ कम रहेगा। अब स्किन का जो है, जब हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेट में है तो स्किन का खून नॉर्मल सप्लाई नहीं रहेगा, वहां से डाइवर्ट करके और कहीं चला गया ब्लड। तो जब स्किन नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, इसका टर्नओवर कम हो जाता है। तो नॉर्मली स्किन कैसे होता है? नीचे से नया स्किन आके ऊपर पुराना स्किन को बदली करता है। ये स्टेज में क्या होता है, नीचे से नया स्किन जल्दी नहीं हो रहा है, तो पुराना वाला स्किन जो ऊपरी पड़ा हो वो छोटा छोटा फ्लेक्स होके हो रहा है। तो जब वो स्टे करेगा उधर, आपको इचिंग जैसा फीलिंग होगा। और जब केराटिन डिपोजिशन भी हो गया तो उसमें येलो डिस्कलरेशन होने का चांस है, और जितना भी येलो पुराना स्किन रहेगा वो स्किन उतना मोटा होता जाएगा, थिक स्किन होता जाएगा। ये है स्किन का चेंजेस का रीजंस। अभी ये स्टेज में आवाज बदली होने का चांस है। क्यों? क्योंकि वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड्स के अंदर सूजन आने का चांस है। नेक्स्ट, खाने में तकलीफ है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है, एनर्जी कम है, मोटिलिटी कम है, इसलिए खाने में तकलीफ होगा। और उनका वेट बढ़ेगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन, पानी बाहर नहीं जा रहा है, अंदर खट के बॉडी में रह रहा है, वो सोडियम रिटेंशन है, इसलिए। और इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम ज्यादा है, इसलिए क्योंकि उनका सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो नॉर्मल कम है? नहीं, वो तो है, बट उसमें थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन भी होना चाहिए। जब तक थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन नहीं होगा, तब तक सेक्स हार्मोन रिलेटेड हार्मोन्स का फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए। और ऐसा पेशेंट्स सीढ़ियां चढ़ने के लिए, स्टेप चढ़ने के लिए चढ़ेंगे तो उनको पांव में दर्द होगा, थाई मसल्स में सब दर्द होगा। अब उनके पास जो थायराइड हार्मोन बहुत कम है, उनके पास बोलेंगे आप बिना सपोर्ट, चेयर में बिना सपोर्ट आप उठने के लिए ट्राई करो, तो उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका उसके लिए मेन उनको थाई मसल्स चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। वो थाई मसल्स इसमें स्ट्रांग से काम नहीं करेगा। अभी एसिडिटी ज्यादा रहेगा, क्योंकि फूड पाइप का स्टमक के बीच में एक स्पिंक्टर डोर जैसा है, तो ये स्टेज में वो खुल जाता है, तो एसिड का जो रिफ्लेक्स है इसकी वजह से एसिडिटी हो सकता है। और लास्ट वाला, अभी ये हेयर सेल्स, आईब्रो का बाहर वाला हेयर्स कम हो जाएगा, इसका रीजन मैंने पहले बता दिया। पेशेंट को एग्जामिन करना है, तो जितना मैंने पिक्चर भी बताया, एक्सप्लेन किया, ये सब फाइंडिंग पेशेंट में रहेगा। और हार्ट रेट कम रहेगा, बीपी थोड़ा ज्यादा रहेगा, ये रहेगा इसका फाइंडिंग्स। अभी हमें डायग्नोस करना है, इसमें ब्लड टेस्ट लेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट, और T3, T4, TSH। इसमें TSH ज्यादा रहेगा, T4 कम रहेगा, T3 नॉर्मल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हमें पता चल गया कि हाइपोथायरॉयडिज्म है।
अभी नेक्स्ट पता करना है कि क्यों है। शायद यह थायराइडाइटिस के लिए, कौन सा वाला, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। इसमें कौन सा वाला, हैशिमोटोस थायराइडाइटिस, डिक्यूरोवेंस थायराइडाइटिस, नहीं तो पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस जो स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, और रीडल्स थायराइडाइटिस। ऐसा बहुत रकम है। तो इसका रीजन हमें देखना है। इसके लिए सीरम थायरोग्लोबुलिन, नहीं तो साथ में टीपीओ एंटीबॉडीज और सीरम एंटीबॉडीज, ये करेंगे तो ये तीन में एटलीस्ट 2 तो पॉजिटिव रहेगा, तो हमें डायग्नोसिस मिल जाएगा कि ये बंदा को ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है। तो ऑलरेडी जब पता चल गया है कि हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये थायराइड एंटीबॉडीज करके हम क्या करने वाले हैं? ट्रीटमेंट तो सेम है, बताऊंगा। क्योंकि जिस बंदे में ये ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस डायग्नोज हो गया, तो उनका हाइपोथायराइडिज्म स्टेज बहुत महीने सालों चलेगा, जल्दी नॉर्मल नहीं होंगे ये बंदे। ये हमें एक आइडिया देगा ये टेस्ट करने से। तो हमें हाइपोथायराइडिज्म कंफर्म हो गया, इसका रीजन कंफर्म हो गया, तो हमें अभी ट्रीटमेंट नहीं, और भी टेस्ट है। क्यों? क्योंकि थायराइड हाइपोथायराइडिज्म पे चला गया तो ब्लड लेवल कम होने का चांस है, तो हीमोग्लोबिन चेक करना है। ऐसा पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रहेगा, और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवा खाएंगे तो भी कम नहीं होगा जब तक थायराइड हार्मोन नॉर्मल ना करे। तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ये चेक करना है, उसका हार्ट प्रॉब्लम है ये चेक करना है, ईसीजी चाहिए। जिस पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है, तो महीने में एक बार वो HbA1c चेक करके उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है क्या नहीं क्या चेक करते हैं। ऐसा पेशेंटों में, हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट में हीमोग्लोबिन A1c देखेंगे, वो एक्यूरेट नहीं बताएगा। तो आपको FBS फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं तो पोस्ट ब्रैंडियल ब्लड शुगर देखना चाहिए, और साथ साथ में इसके साथ साथ में एक अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करेंगे तो बेहतर है। तो ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म का इन्वेस्टिगेशंस। अभी इसका ट्रीटमेंट, थायराइड हार्मोन कम है तो आपको थायराइड हार्मोन्स लेना है। लीवोथायरॉक्सिन T4 टैबलेट्स, इंडिया में तो 8 से 10 कंपनी, 9 से 10 कंपनी तो है। एल्थ्रॉक्सिन, लीवोथायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरोनोम, बहुत सारा कंपनीज है। इसमें कुछ भी ले लो। स्टार्टिंग डोज होता है 12.5, उसके बाद 25, उसके बाद 50, 50, उसके बाद 100 होता है, 125, 150, 200। डॉक्टर डिसाइड करेगा आपको कितना चाहिए। अभी ये टैबलेट लेने का तरीका, जितना डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको, आप सुबह में उठ के मुंह वॉश करके ब्रश करने के बाद टैबलेट पानी के साथ, सिर्फ पानी के साथ लेना है, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी के साथ। और इसके साथ में और कुछ भी टैबलेट्स मत लेना प्लीज। विटामिन डी, कुछ भी विटामिन्स, एंटासिड्स, आयरन टैबलेट्स, कुछ भी टैबलेट नहीं लेना, सिर्फ थायराइड का टैबलेट लेना है। और ये टैबलेट लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ पीना मत, कुछ खाना मत। ये हुआ आपका तरीका। समझो आप एक दिन टैबलेट भूल गए, डोसेज भूल गए, नहीं खाया आपने, आप क्या करना है, नेक्स्ट डे 2 टैबलेट ले लो बस। आज का टैबलेट जो मिस किया वो दोबारा नेक्स्ट डे ले लेना। अब घर में ये जो टैबलेट आप रखे हैं, गर्मी में मत रखना, रूम में ड्रेस के अंदर कहीं अंदर रखना जहां गर्मी नहीं है। और टैबलेट का बॉटल जो खुला मत रखना प्लीज, उसका इफेक्ट चला जाएगा। और जब भी लेते हैं, हो सकता हो तो 1 साल के लिए एक ही ब्रांड लेना, हर महीने ब्रांड चेंज करते रहना, वो ठीक नहीं है। अब सपोज आपको नहीं मिल रहा है तो आप चेंज कर दिए, उसके बाद 1 साल के लिए चेंज मत करना, उसी टैबलेट लेते रहना। यह हुआ इसका नॉर्मल लेने का तरीका। अभी ये थायराइड हाइपोथायराइडिज्म स्टेट में बहुत सारा पेशेंट जो है वो फीमेल्स है, और एज उनका हुआ 20 to 40, 45। इनको इतना प्रॉब्लम्स रहता है थायराइड प्रॉब्लम का, ये सब छोड़ के उनके बाल के पीछे पड़े हैं। डॉक्टर वो बाल बहुत झड़ रहा है, वो ग्रे हो गया, क्या करें, और उतना टेक्सचर नहीं है, थिन है। तो मैं आपको इस वीडियो में हेयर केयर के बारे में कुछ बताऊंगा। अभी हेयर केयर के बारे में, आप बाल तो ग्रे हो गया,
तो आप ये हेयर कलर करने के लिए ट्राई मत करना, हेयर डाई यूज मत करना, क्योंकि हेयर का लाइफ कम है। तो कलर डाई लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, वो हेयर फॉल होना ही होना है जब तक वो नॉर्मल ना करे, तो वो छोड़ दो। आपको हेयर शैम्पू और कंडीशनर यूज करना है, तो उसके बाद हेयर ड्रायर बिल्कुल यूज मत करना। तो ये हेयर कंडीशनर और हेयर शैम्पू, इसका डिफरेंस क्या है? शैम्पू मतलब सोप का ऑल्टरनेटिव। सोप, साबुन क्या करेगा? अच्छा सा साफ करेगा, सोप मैल निकालेगा, ये काम शैम्पू करता है। तो शैम्पू जो है आपको स्कैल्प में लगाना है, ताकि आप क्लीन करके जो भी है डस्ट है निकाल दें। ये कंडीशनर क्या होता है? कंडीशनर का काम ये है कि हर बाल को सेपरेट सेपरेट करके उसका टेक्सचर मेंटेन करना है, ताकि वो टैंगल ना हो जाए। ये कंडीशनर का काम है। तो इसको लगाने का तरीका कैसा है? तो नहाने का 15 मिनट के पहले अच्छा सा एक कोम, दांत उसका दूर दूर होना चाहिए, अच्छा सा कोम से पहले अच्छा सा कोम कर लेना। उसके बाद गीला करके, बाल गीला करके आप बाल में, स्कैल्प में नहीं, बाल में आप कंडीशनर लगा दो, 10-15 मिनट छोड़ दो, और उसके बाद नहाना है आपको। तो उसी टाइम में आपको कंडीशनर, शैम्पू स्कैल्प में लगाना है। 5 मिनट छोड़ दो, 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद नहा लेना। नहाने के बाद कंप्लीटली टॉवल में ड्राई कर देना, हेयर ड्रायर मत यूज करना। उसके बाद कंप्लीट ड्राई होने के बाद ही कोम करना। ये हुआ आपका हेयर केयर के बारे में। अभी थोड़ा पेशेंट्स को दवा लेने के बाद भी वो टैबलेट्स काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सिंपल रीजन है कि दवा लेने का तरीका ठीक नहीं है उनका। सेकेंड रीजन है कि तब छूट जा रहा है टैबलेट्स। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ले लिया, थर्सडे फ्राइडे छोड़ दिया। हफ्ते में 1-2 बार तो छोड़ देते हैं, और कहीं ट्रैवल गए, कंप्लीटली भूल गए, तो उनका टैबलेट लेने का तरीका ठीक नहीं है, वो लेते भी नहीं है। लेते तो कुछ कुछ के साथ, और फौरन खाना भी खा लेते हैं। तो ठीक से लेना है, और टैबलेट्स का ब्रांड चेंज करते रहते हैं। और लास्ट रीजन ये हुआ कि टैबलेट का रेसिस्टेंस होने का चांसेस है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, जब डॉक्टर ने डिसाइड किया है आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो कम उम्र पेशेंट्स में जितना लेवल डोसेज डॉक्टर ने दे रहे हैं आपको, वो खा सकते हैं। बट बुजुर्ग लोग में और जिसको हार्ट प्रॉब्लम्स है, उनको कम डोज से शुरू करना है, नहीं तो हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो इससे हो गया आपका हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। अभी बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, डॉक्टर ने मैंने ऐसा सुना है, ये सुना है, ऐसा सुना है कि, और टीवी में देखा है, और यूट्यूब में देखा है कि ब्रोकोली मत खाओ, सोयाबीन मत लेना, कॉलीफ्लावर मत लेना, और ओनियन मत खाना, और एप्रिकॉट, पियर्स, आलमंड, ये सब खाने से आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं रहता। क्या ये डॉक्टर ये सही है? ये गलत है। आप कुछ भी ले सकते हो, बट मेन पॉइंट जो है, आपका टैबलेट लेना है रोज, वो सही तरीके से लेना है, ये ध्यान दिए। और आपका डाइट हाई फाइबर डाइट रहेगा तो बेहतर है। तो हाई फाइबर डाइट में कौन सा चीज में हाई फाइबर डाइट होता है? एक ओट्स में है, कैरेट में है, ऑरेंज, बनाना, कॉलीफ्लावर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन्स। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूंगा। जब भी आप खाते हैं और सैलेड्स है, साथ में थोड़ा ओलिव ऑयल डाल के सीजनिंग करके खाएंगे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये बहुत मदद से, ओलिव ऑयल जो है ये बहुत मदद करेगा ये हाइपोथायराइडिज्म स्टेज में। तो सिर्फ इसमें एक डाइट का पैटर्न ही बनाया है स्पेशलिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने, उसे कहते हैं मेडिटेरियन डाइट। तो ओलिव ऑयल बहुत काम का चीज है, ये ले लेंगे तो आपको मदद करेगा। अभी थायराइड टैबलेट ठीक से ले रहे हैं, आपका थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल हो गया। इसके साथ साथ में आप थोड़ा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज डेली 15 मिनट चलेंगे, अच्छा है। डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको विटामिन डी और विटामिन ई देगा, वो रेगुलरली लेना है आपको।
पानी ज्यादा पीना है और टीएसएच लेवल चेक करते रहना हर 6 महीने 1 साल। चेक करने का टाइम सुबह में है 8 के बाद और 10 के पहले, हर 6 महीने 1 साल। और टीएसएच लेने का वो इसमें एक छोटा ये है कि बहुत सारा पेशेंट पूछते हैं खाली पेट लेना है कि खाने के बाद लेना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको टीएसएच लेना है 8 से 10 के बीच में। और लास्ट साल में एक बार आपका विटामिन डी लेवल चेक करना मस्ट होता है। ये हुआ हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो मैंने आपको इसका रीजन समझाया है और पेशेंट का कंप्लेन डिटेल में उसका रीजन के साथ कौन सा इंपॉर्टेंट टेस्ट करना है, उसका फॉलोअप कैसा करना है और इसका ट्रीटमेंट कैसा करना है, ये सब डिटेल में बताया। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको टैबलेट मिस करे बिना उसी तरीके से डेली करेक्ट से लेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म आराम से कंट्रोल में आ जाए। बेफिक्र रहिए। नमस्ते।